Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about problems, benefits and limitations of measurement. पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मापन क्या होता है, मापन की क्या विशेषताएं हैं, मापन के कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम बात करेंगे मापन की समस्याओं के बारे में, मापन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और मापन में कौन कौन सी सीमाएं आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन की दिशा में अब तक जो विकास हुआ है उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की मापनियां और तकनीक विकसित हुई हैं, फिर भी मापन की समस्या हमारे सामने आज भी है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अप्रत्यक्षता की समस्या, त्रुटियों से संबंधित समस्याएं, सापेक्षता की समस्या, अधूरेपन की समस्या, परिशुद्धता की समस्या, वस्तुनिष्ठता की समस्या, प्रामाणिकता की समस्या और भविष्यवाणी की समस्या। सबसे पहले जो मापन की समस्या आती है वो है अप्रत्यक्षता की समस्या। मनोविज्ञान और शिक्षा या फिर समाजशास्त्र में जिन चरों का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाता है उनका जो स्वरूप होता है वो अपरोक्ष होता है, यानी कि हम जिन चरों का अध्ययन करते हैं हम उन्हें परोक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, यदि कोई अनुसंधानकर्ता छात्रों की चिंता या कुंठा का अध्ययन करता है तो कोई भी व्यक्ति छात्रों की चिंता और कुंठा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता है, केवल व्यवहार में ही इनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि अप्रत्यक्षता की समस्या के कारण मापन के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं और उनसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता एक तरह से शुद्ध और प्रामाणिक नहीं होती हैं। दूसरी जो मापन की समस्या आती है वो है त्रुटियों से संबंधित समस्या। कई बार मापन करते समय त्रुटियों से संबंधित समस्या को भी देखा जा सकता है और इसके कारण मापन में अशुद्धता आती है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक का भार 27 किलोग्राम और 500 ग्राम है, तो यह भार सही भी हो सकता है और उसमें त्रुटि भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो तोलने वाली मशीन है, यदि उस मशीन में त्रुटि होती है तो बालक का भार भी त्रुटिपूर्ण होगा। इसी प्रकार यदि किसी छात्र की बुद्धि का मापन परीक्षण के द्वारा किया जाए और उसे बुद्धि परीक्षण में 98 अंक प्राप्त हो तो यह मापन तभी विश्वसनीय हो सकता है जब बुद्धि परीक्षण जिसका मापन में उपयोग किया गया है वो अधिक विश्वसनीय और वैध हो। जो व्यवहार परक विज्ञान है उनमें जब मापन किया जाता है तो त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है। तीसरी जो मापन की समस्या आती है वो है सापेक्षता की समस्या। हमने जाना था कि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक जो मापन होता है उसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। प्राकृतिक विज्ञानों में निरपेक्ष मापन किया जाता है और मनोवैज्ञानिक या शिक्षा के क्षेत्र में मापन जो किया जाता है वो सापेक्ष होता है। और जो सापेक्ष मापन होता है उसमें शुद्ध परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। फोर्थ जो समस्या आती है वो है अधूरेपन की समस्या। मनोविज्ञान में मापन करते समय अक्सर एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है उससे संबंधित जो अर्थ है वो कई बार अनुसंधान करता है, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करता है और इस प्रकार का तैयार जो परीक्षण होता है वो अधूरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यय जो है, जो कॉन्सेप्ट है उसके अर्थ का पूरा ज्ञान अनुसंधानकर्ता को नहीं होता है। इस प्रकार जो
बना हुआ परीक्षण है वो अधूरेपन की समस्या से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो है परिशुद्धता की समस्या। जो त्रुटि रहित मापन होता है वो ही परिशुद्ध मापन कहलाता है, लेकिन व्यवहारिक जो विज्ञान होते हैं उनमें जो परिशुद्ध मापन है वो करने में कठिनाई आती है। जो मनोविज्ञान में जो चर या प्रत्यय होते हैं उनका मापन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर परोक्ष रूप से ही होता है, इसलिए मापन की जो शुद्धता है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होती है। मनोविज्ञान में जो व्यवहारिक चर होते हैं वे गतिशील अवस्था में होते हैं और गतिशील चरों का मापन स्थिर चरों की अपेक्षा कठिन होने की वजह से त्रुटिपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो है वस्तुनिष्ठता की समस्या। वस्तुनिष्ठता किसी भी मापन में तब पाई जाती है जब मापन करते समय अध्ययनकर्ता को व्यक्तिगत अभिवृत्तियों, पक्षपातों, संवेगों और भावनाओं का मापन पर प्रभाव न पड़ा हो। मनोविज्ञान और जो व्यवहार परक विज्ञान है उनमें वस्तुनिष्ठ मापन की समस्या अधिकतर आती है। नेक्स्ट जो समस्या है वो है प्रामाणिकता की समस्या। प्रामाणिकता का यह मतलब है कि जो किए गए मापन हैं उनकी जांच कितनी बार क्यों ना की जाए, बार बार एक ही प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अक्सर मनोविज्ञान के मापन में प्रामाणिकता की समस्या आती है। अधिकतर यह देखा गया है कि कोई भी प्रत्यय या चर का मापन जितनी बार किया जाता है मापन का परिणाम कुछ न कुछ अलग आता है। मापन के परिणाम जब अलग अलग आते हैं तब मापन में प्रामाणिकता का गुण नहीं होता है और ऐसा मापन न तो विश्वसनीय होता है और ना ही वैध होता है। नेक्स्ट मापन की जो समस्या है वो है भविष्यवाणी की समस्या। मनोवैज्ञानिक जो मापन है उसके आधार पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं किसी व्यवहार विशेष के संबंध में, वे तभी सही हो सकती हैं जब मापन में परिशुद्धता हो, वस्तुनिष्ठता हो और प्रामाणिकता का गुण पाया जाता हो। कई प्रकार के अध्ययनों के आधार पर व्यवहार परक जो विज्ञान है उनमें सही भविष्यवाणियां करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक मापन और व्यवहार परक विज्ञानों में मापन में प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता और परिशुद्धता की कमी पाई जाती है। हमने देखा कि मापन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी मापन के कई प्रकार के लाभ हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो शैक्षिक मापन है उसका लाभ यह है कि शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मापन सहायक होता है। जो शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो नीति निर्धारक हैं उनको भी मापन के परिणामों का प्रयोग शैक्षिक व्यवस्था को लागू करने में और नीतियों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक मापन का जो दूसरा लाभ है उससे शैक्षिक प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। मापन के सहयोग से छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी होती है, जिससे उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास और प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं या फिर जो छात्रों के माता पिता हैं वो अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति, रुचि, क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व और कमियों से परिचित होते हैं और समय से पूर्व उनका निराकरण करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही साथ बालकों की में यह पहचान की जा सकती है कि उनमें कौन सी रुचि अधिक विकसित है और कौन सी योग्यता उनके अंदर है। उसी के अकॉर्डिंग उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
मापन के माध्यम से हम शिक्षक की प्रभावशीलता को भी पहचान सकते हैं। यानी कि जो मापन प्रक्रिया है वो शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और पाठ्य योजनाओं और शिक्षण सामग्री में समय के साथ साथ परिवर्तन कर सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि मापन के माध्यम से हम कक्षा में जो बालक हैं उनकी शैक्षिक प्रगति को टेस्ट लेकर और अंक प्रदान करके माप सकते हैं और शिक्षक को भी मापन के माध्यम से टीचिंग में बहुत हेल्प मिलती है और वह यह समझ पाता है कि मुझे शिक्षण के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ जो अभिभावक हैं और जो प्रशासक और समाज के लिए भी मापन का बहुत अधिक महत्व है। हमने देखा कि शैक्षिक मापन के कई प्रकार के लाभ हैं, परंतु इसके साथ साथ शैक्षिक मापन की कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। मापन के माध्यम से कई बार वस्तु का जो स्वरूप है उसके संबंध में सही निर्णय नहीं हो पाता है। दूसरा, मापन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक जटिल होती है, क्योंकि जो मापन का रूप होता है वो व्यवस्थित होता है। मापन के क्षेत्र का बहुत अधिक संकुचित होना और सीमित होना भी इसकी प्रमुख सीमा है, क्योंकि इसमें कुछ गणितीय और व्यावसायिक रुचियों से संबंधित परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं। मापन के द्वारा केवल कुछ सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं, कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है। मापन में व्यक्ति के कुछ ही पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और मापनशील प्रकार के जो गुण होते हैं उनमें विभेदीकरण की क्षमता नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त जो मापन होता है वो कई बार शुद्ध नहीं हो पाता है, यानी कि हमें सही सूचनाएं उससे प्राप्त नहीं हो पाती हैं।